Okay, so good morning. I hope you all are doing great. Silence. Great. So yesterday हमने बहुत सारे करियर पाथ्स देख लिए थे. अभी कंटिन्यूएशन में अगले पाथ्स भी मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या क्या होंगे. राइट. कल हमने कौन से करियर रोड मैप्स देख लिए थे. सीए देख लिया था, सीएस, सीएमए इंडिया, फॉलोड बाय और कौन सा देखा था. क्लैट, आईपी, मैट. वेरी गुड. ये सारे करियर पाथ्स हमने कल देख लिए थे. राइट. आज मैं आपको ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा गाइड करूंगा. प्लस ये ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज क्या ये इंडियन करिकुलम्स के साथ साइमल्टेनियसली भी किया जा सकता है क्या. सो द आंसर इज अ बिग यस. किया जा सकता है. सर बर्डन आएगा क्या. तो ये देखो, बर्डन आना, टाइम मैनेजमेंट, ये थोड़ा सब्जेक्टिव चीज है. राइट. इट्स अप टू अस कि उसका बर्डन लेना है या नहीं. सो उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करता हूं. तो चलो, तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट, देखो ये 5 है. कौन से यूएससीएमए, सीपीए, सीएफए, एफआरएम एंड एसीसीए यूके. ग्रेट. चलो, so first of all ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद जेल एजुकेशन, which is India's top 3 ranked institute जो ग्लोबल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं with the success rate of 83%. राइट. ऑल इंडिया रैंक्स तो डिलीवर हुए ही है, प्लस ऑल वर्ल्ड रैंक्स भी डिलीवर हुए हैं. सो एस्टैब्लिश्ड फैकल्टी आपको सिखाने वाले हैं पूरा ग्लोबल करिकुलम. सो उसमें सबसे पहले है जो सबसे चर्चे में है पिछले 2 साल से, इज यूएस सीएमए. करें उससे शुरू. ओके ग्रेट. चलो, सो अभी देखो, सो यूएस सीएमए, ठीक है. एक बेस्ट पार्ट क्या पता है क्या ये डिग्री का. इसमें कितने पेपर्स है. 2. क्या बात कर रहे हो सर, सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स है. राइट. बट इसमें सिर्फ कितने पेपर्स है. 2. तो सर सिर्फ 2 पेपर क्रैक करें डिग्री मिल जाएगी. यस, मिल जाएगी. क्या सर फिर वो 2 पेपर्स इतने इजी भी होंगे. एकदम इजी भी नहीं होंगे और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होंगे. तो सी द बेस्ट पार्ट ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज या ग्लोबल जो डिग्रीज है कि इंडियन करिकुलम के कंपैरिजन में वहां पे सक्सेस रेट ज्यादा है. इसका मतलब क्या, इंडिया में अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं पेपर देने के लिए तो 10 से 15 बच्चे पास होते हैं या 10 से 20 के बीच में बच्चे पास होंगे. अगर कोई ग्लोबल डिग्री परस्यू कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन 2026, अगर 100 बच्चे अपीयर कर रहे हैं तो 40 to 55 स्टूडेंट्स वो क्लियर कर रहे हैं. मतलब इंडियन करिकुलम्स के कंपैरिजन में 4 to 5 टाइम्स ज्यादा सक्सेस रेट है ग्लोबल डिग्रीज में. तो सर ऐसा क्यों. देखो, इंडियन डिग्रीज ये ऑलरेडी इंडियन मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है. जैसे इफ आई टॉक अबाउट सीए, मार्केट में 80 सालों से है. राइट. सीएस सीएमए भी बहुत सारे सालों से है. तो ये एस्टैब्लिश्ड है. सो दे आर कमांडिंग. सो कमांड करते हैं, जानबूझ के डिफिकल्ट करेंगे. डिग्री का वैल्यू भी है ना यार उसके लिए. ग्लोबल डिग्रीज ये इंडिया में अब तक ना एस्टैब्लिश हो रही है, पूरी तरीके से हुई नहीं है. सर सबसे ज्यादा कहाँ पे है. तो मेट्रो सिटीज. मेट्रो सिटीज में हमारे लिए क्या क्या है कन्वीनियंट. नियरेस्ट इज मुंबई, पुणे. अभी तो कनेक्टिविटी इंप्रूव हो चुकी है तो दिल्ली भी आ गया, देन अहमदाबाद आ गया, नीचे बैंगलोर आ गया. नागपुर में भी अब तक इतना नहीं है. ये जो मेजर जो सिटीज है वहां पे ग्लोबल डिग्रीज का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. मतलब इंडियन और ग्लोबल डिग्रीज आप इक्विवेलेंट कह सकते हो. हाँ, बट अगर आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म मुझे नासिक में रुकना है, ठीक है, तो मैं आपको शायद ये करने ना बोलूं, क्योंकि इमीडिएटली एस्टेब्लिश भी होने वाले क्या तुरंत. क्लियर है. हाँ, जिसको आगे चल के खुद का वेंचर करना है, बिजनेस करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू डू दीज कोर्सेज. ठीक है. सबसे पहले इंडियन और इसमें डिफरेंस क्या है. इंडियन करियर्स में 12 + 4 इयर्स लगने वाले. 12 + 4 इयर्स. यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं तो देखो, सो इसमें 11 के साथ आप यूएससीएमए कर सकते हो, ठीक है. देन आप एफआरएम कर सकते हो और आप एसीसीए कर सकते हो. यूएससीएमए के लिए एलिजिबिलिटी 12,
एलिजिबिलिटी इज 12th। सर तो 12वीं हो गया ना, तो इंडिया और इसमें क्या फर्क है? देखो प्रिपरेशन अभी से चालू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका 12th हो जाएगा, सो इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ सितंबर 28 हो जाएगा आपके लिए। मतलब 12th आप अभी कब अपीयर करोगे? 2028, राइट। फेब मार्च में आपका क्या होगा? 12th का बोर्ड एग्जाम्स, यस और नो, राइट। इमीडिएटली वही साल इन द मंथ ऑफ सितंबर आप ये कोर्स पूरा खत्म कर सकते हो। अभी इंडिया में आपको भी पता है यार, 18 साल का रूल है, माइनर बोलते हैं ना उसके पहले, तो उसके पहले हम किसी को एम्प्लॉयमेंट तो नहीं दे सकते, इंटर्नशिप्स देनी पड़ती है, वरना हम भी जेल जाएंगे। पता है ना आपको, एक लेबर लॉ सुना होगा आपने, 18 साल तो होना चाहिए ना बच्चा, वरना चाइल्ड लेबर में जाएंगे ना, राइट। सो हमारा भी एक रिकमेंडेशन होता है बच्चों को कि टिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन आप इंटर्नशिप्स करो और उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट पे शिफ्ट हो जाओ। ये सबसे इजी होता है। अपना भी थोड़ा दिमाग और डेवलप होता है, मैच्योरिटी लेवल भी अप होती है धीरे धीरे। सीधा जॉब में गए तो बहुत बार एक तो वो जॉब आपको सूट हो जाएगा, या तो परमानेंट नेगेटिविटी भी आ सकती है, राइट। सो इट इज ऑलवेज सेफ कि आप पहले क्या करो, इंटर्नशिप्स टिल द टाइम यू आर 18 के बाद आप जॉब्स कर सकते हो। तो सर हम ढूंढे क्या है सारे जॉब्स? नहीं। सो वी हैव 1000+ हायरिंग पार्टनर्स ऑलरेडी, जिसमें बिग 4 है, बिग 6 है, जिसमें कौन कौन है मैंने आपको कल भी बोला था, PwC, डेलॉइट, KP, MG, EY, ग्रैंड थॉर्टन, BDO। ये तो हो गए टॉप 6 कंसल्टिंग फर्म्स इन इंडिया। ये छोड़ के प्रोटिविटी है, ध्रुवा है, RSM है, बहुत सारे हैं। कंपनीज में तो न जाने कितने सारी, मैंने कल ही आपको बहुत सारी बैंक्स के भी नाम बोले ना, जैसे स्विस बैंक, क्रेडिट स्विस, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, BNY मेलन, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, डॉइश डुश, व्हाट डू यू कॉल इट एज, आज तक मुझे समझा नहीं हो क्या, ठीक है। एंड देयर आर मेनी MNCs, ठीक है। तो यहाँ पे उनके जो HR डिपार्टमेंट है वो HRs के साथ हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सो आपको पहले सिर्फ डिग्री कंप्लीट करनी है, आपका सीधा रेज्यूमे वहां पे फॉरवर्ड किया जाएगा, इमीडिएटली इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा एंड आपको प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। तो सर अभी मेरे हाथ में क्या है? अभी आपके हाथ में है सिर्फ ये कंप्लीट करना, आगे का एंड टू एंड सपोर्ट ये हमारे ओर से होने वाला है। सो डोंट वरी, क्लियर है? ओके चलो, तो अभी USCMA, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डिग्री इज कि ये डिग्री में सिर्फ 2 ही पेपर है यार। जो मैंने आपको 10 करियर ऑप्शंस बोले, सबसे कम नंबर ऑफ पेपर्स है USCMA डिग्री में। सिर्फ कितने हैं? 2। पहले पेपर को क्या कहा जाएगा? आप वो नोट्स ओपन कर सकते हो जो मैंने आपको कल दिए थे, राइट। वो भी आप साइमल्टेनियसली ऑन रखना। 1 मिनट ऑन हो रहा है, ठीक है। अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहला होगा पेपर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, एंड सेकेंड पेपर कौन सा है? स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 ही पेपर, डिग्री खत्म। बट डोंट वरी, इतना भी आसान नहीं जितना आपको दिख रहा है, और इंडियन करिकुलम्स के कंपैरिजन में इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सो द डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है यहाँ पे? मॉडरेट। क्या होने वाला है? मॉडरेट। क्लियर है? मतलब इंडियन करिकुलम्स के कंपैरिजन में तो इजी भी है, इंडियन करिकुलम्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्लियर है? चलो अभी इसमें आगे मैं आपको तो 2 ही पेपर्स है, दोनों के नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पासिंग क्या है? 360 आउट ऑफ 500। सेकेंड पेपर का भी सेम, 360 आउट ऑफ 500। सर ये तो 72% पासिंग है। 72% हुआ ना ये, अगर आप अभी कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली आपको 72% आने चाहिए क्लियर होने के लिए। बट डोंट वरी, आराम से आ जाते हैं। आराम से मतलब अगर आप अभी से स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आप ये क्रैक कर सकते हो। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स का जो स्कोर आता है इज इन बिटवीन 410 टू 440। इतना बच्चे ऑन एन एवरेज स्कोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 250 तक तो आराम से स्कोर हो ही जाता है। उसके बाद 250 से लेके 360 का ये जो सफर है,
यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट वो मैनेजेबल है और स्टूडेंट्स कैन ऑन एन एवरेज स्कोर 410, इन बिटवीन 410 to 440। क्लियर है? सो बेस्ट पार्ट इज 75% क्या होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ नो नेगेटिव मार्किंग्स। अच्छा है ना? एंड जो 25% ऐसे टाइप मैंने बोला है, अभी ऐसे टाइप मतलब आपको एक बिजनेस सिचुएशन दिया जाएगा कि अभी आप ये सिचुएशन में हो, अभी बिजनेस को आप गाइड करो कि ये सिचुएशन में बिजनेस में क्या करना चाहिए। तो सर ये पेन से लिख के उनको बताना पड़ेगा क्या? सो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, अभी आप सब न्यू एज स्टूडेंट्स हो, इंडियन करिकुलम्स में ऑफलाइन कल्चर है, ग्लोबल करिकुलम्स में ऑनलाइन कल्चर है, आपको वहां पे पूरा टाइपिंग है। तो सर एकदम वो टाइपिंग की क्लासेस लगा लीजिए, इतना भी नीड नहीं है, नॉर्मल टाइपिंग आता है ना, बस नॉर्मल टाइपिंग लगेगा। इसमें कैलकुलेटर भी थोड़ा अलग यूज होता है, एक स्क्रीन पे भी आता है, तो पूरा उसमें मेथड ये ऑनलाइन होगा। आपको डिवाइस भी चाहिए, डे 1 से वही डिवाइस से आप यूज टू होने चाहिए, वरना डे 1 से अगर मैंने आपको ऑफलाइन सिखाया पेन से और अचानक एग्जाम में आपके सामने मैंने लैपटॉप लाके रख दिया, आप भी पैनिक करोगे, राइट? तो इसमें मेथड ये ऑल टुगेदर क्या होने वाला है, डिफरेंट। ओके, सो ये हो गया। देन साल में ये विंडोज है जिसमें आप ये एग्जाम अपीयर कर सकते हो, 6 विंडोज है, 6 महीने, ठीक है? अभी यहाँ पे ध्यान दो, सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर 28 आप इन करोगे 12th के बाद, क्योंकि बीच में भी 4 to 5 मंथ्स हमें मिलते हैं स्टडी करने के लिए, रिविजन्स करने के लिए आफ्टर योर 12th, एंड इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ सितंबर आप ये कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? पक्का? सर फ्रेशर का पैकेज देखो, अगर आप इंटर्नशिप्स करते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट इन बिटवीन 20 to 30,000 अ मंथ। अगर आप एम्प्लॉयमेंट करोगे तो डबल इट अप, जॉब अगर करोगे तो महीने का मिनिमम एक 60 to 70,000 टू स्टार्ट विद इज अ गुड अमाउंट, ठीक है? सो स्टार्टिंग पैकेज वुड बी अप टू 10 lakhs पर एनम। तो मतलब सर 10 लाख फिक्स? देखो मैंने आपको कल भी बोला, किसी को तो भी आपका इंटरव्यू भी होता है ना, इंटरव्यू में आपको थोड़ा ग्रिल भी करेंगे वो लोग, इट्स हाउ यू क्रैक द इंटरव्यू। आपको शायद 8 लाख भी मिलेंगे, या तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू क्रैक किया तो 12-15 लाख भी मिल सकते हैं। ये एक एवरेज फिगर है कि बच्चों को इतना तो मिलता ही है। आई होप क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? तो सबसे ज्यादा मैनेजेबल डिग्री है। सो सर ये डिग्री मतलब रियलिटी में हमें करना क्या है एक्चुअली? अगर हम ये डिग्री करते हैं तो हमारा रोल क्या होगा आगे मार्केट में? तो देखो, कंपनी बहुत सारे डिसीजंस लेती है, लेती कि नहीं लेती है, जिसमें कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना चाहिए क्या मार्केट में, कब करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी से करना चाहिए, कॉम्पिटिटर का फिलहाल क्या पोजीशन है, राइट? अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है ये पॉइंट पे, तो ये प्रोडक्ट धीरे धीरे बिकना स्टार्ट होगा, तो उससे आने वाले समय में कंपनी को क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, पूरा फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्ट्रेटेजीज में आपको एज अ सीएमए कंपनी को हेल्प करना है। मतलब बिजनेसमैन कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको पूछेगा। अच्छा डिग्री ना? फिर मतलब जो मैंने आपको कल भी बोला, ट्रांजैक्शन होने के पहले आप करोगे। यस, खुद का बिजनेस अगर करना है ना, तो ये डिग्री का जो करिकुलम है, करिकुलम भी मैं आपको बताता हूँ, रुको। तो ये करिकुलम में जो नॉलेज आपको मिलेगा ना, ये नॉलेज आपको अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो ना, तो उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। ये देखो करिकुलम, ठीक है? क्या क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले तो अकाउंटिंग, तो अगर तेरा बिजनेस करेगी तो अकाउंटिंग तुझे भी जानना चाहिए सबसे पहले, फॉलोड बाय प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग। तुझे तेरे बिजनेस के लिए प्लानिंग जानना चाहिए,
आने वाले समय में क्या प्रॉफिट एंड लॉस फोरकास्टिंग वगैरह चलना चाहिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग, उसका मैनेजमेंट, बिजनेस के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स, सारे ऑपरेशंस तेरे कंट्रोल में होंगे या नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में तुझे नॉलेज चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल्स, देन कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस को एथिकली भी रन करना है ना, एथिकली, तो वो सारे नॉर्म्स, तो ये जितना भी नॉलेज है ये बिजनेस को एक एथिकली ऑपरेट करने के लिए काम में आने वाला है, जिसको एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। तो ये जो एक स्किल है जो बिजनेस को रन करने के लिए हमें चाहिए, ये पूरा स्किल तुझे ये डिग्री में सीखने मिल जाएगा। यार अगर तुझे आगे चल के खुद का ही करना है, वो भी थोड़ा जल्दी करना है, तो सिर्फ तू ये भी कर सकती है, रिकमेंडेड है कि अगर आप इसको सीए के साथ भी करो, क्योंकि सीए के करिकुलम में भी इतना नॉलेज आपको मिलता है कि आप वो बिजनेस में यूज कर सकते हो, और उसके साथ अगर तू ये भी करती है तो सोने पे सुहागा। क्लियर है? सो दिस इज योर यूएससीएमए, आई होप क्लैरिटी है। किसी को कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू यूएससीएमए तो प्लीज आस्क। यूएससीएमए को लेके अगर कोई भी क्वेश्चंस है। सो टू सम इट अप, पूरे डिग्री में कितने पेपर्स है? 2। कौन से? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजीज, पासिंग क्या है? 360 आउट ऑफ 500। 75% क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद नो नेगेटिव मार्किंग्स। देन 25% ऐसे टाइप होगा जिसमें आपको बिजनेस सिचुएशन दिया जाएगा और वो सिचुएशन में आप बिजनेस को कैसे गाइड करोगे। देन एलिजिबिलिटी 12 के बाद इमीडिएटली इन द मंथ ऑफ सितंबर यू कैन टारगेट कि आप ये कोर्स खत्म कर दो। इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है अप टू 3 to 3.5 lakhs इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंस्टीट्यूट का कॉस्ट, सबका कॉस्ट मिला के। रोल्स कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में हेल्प कर सकते हो, इंटरनल ऑडिटर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस एनालिस्ट। सिंपली बिजनेस कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको कंसल्ट करेगा, सो बिजनेस कंसल्टेंसी। आई होप क्लियर है? यस। Internship as such is not mandatory. If you want the membership in future, then it is mandatory. But 2 साल पकड़ दो, 2 साल का इंटर्नशिप चाहिए, तो डायरेक्टली भी जॉब स्टार्ट कर सकता है if you are 18. मैंडेटरी कोई क्राइटेरिया कोई भी ग्लोबल डिग्री में नहीं है। जैसे इंडियन डिग्रीज में कैसे मैंडेटरी 2 साल का आर्टिकलशिप, 15 महीने का आर्टिकलशिप होता है सीएमए डिग्री में, 21 मंथ्स का आर्टिकलशिप होता है सीएस में, यहाँ पे एज सच कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। इट्स अप टू यू। अगर तू 18 साल का हो गया है तो तू सीधा जॉब भी कर सकता है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। क्लियर है सबको? चलो बोलो, कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछो, कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछो, बोलो। क्या क्या? नहीं, सीधा 2 ही पेपर है। 12th के बाद सीधा एक एक करके तू वो पेपर्स दे, या तो दोनों पेपर्स तूने एक साथ दिया तो भी चलेगा। हाँ दे सकते हो वैसे, बट रिकमेंडेड होता है सितंबर में दोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ इसमें कॉलेजेस, इसके साथ इसमें कोई कॉलेज तो होता नहीं ना, ये सीधा इंस्टीट्यूट, आईएमए नाम की इंस्टीट्यूट है यूएस की, ये वो डिग्री ऑफर कर रही है। तो अगर तेरा एनरोलमेंट होता है एज अ स्टूडेंट तो तू आईएमए की स्टूडेंट हो रही है, जो आईएमए है यूएस में, तो अपना कोई कॉलेज होने वाला तुझे यहाँ पे हम सिखाएंगे, सीधा डिग्री कंप्लीट करके जॉब स्टार्ट करना है, कोई कॉलेज क्राइटेरिया इसमें नहीं है। 12th इज द एलिजिबिलिटी। और कोई क्वेश्चंस है? आई वांट इट टू बी मोर इंटरैक्टिव। गुड दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। पीछे कोई क्वेश्चंस है? बोलो। क्या हुआ? फैन देखो।
आई होप क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? कॉलेज रोड पे आज वो थोड़ा ट्रीज का कटिंग, तो कॉलेज रोड पे लाइट्स उन्होंने बंद कर दी है, इट्स ऑन द इन्वर्टर, ठीक है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। ओके, शुड वी मूव अहेड? सबको क्लैरिटी है कि क्या करने वाला है यूएससीए में आगे चल के? आप सोच सकते हो सबसे कम नंबर ऑफ पेपर्स भी है, ग्रेट। चलो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट अप इज सीएफए। किसी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब पता है? सुना है कभी आईबी? आईबी सुना है कभी? आईबी अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। आईबी वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी, सुनो सुनो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी, मर्चेंट बैंकिंग, ये ना एक सिमिलर काम होता है सबका। सिंपली क्या है, जो मैंने आपको कल भी बोला, किसी को इन्वेस्टर चाहिए, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को इन्वेस्टर चाहिए, इन दोनों को मिलाएगा कौन? Study.com वाला मैंने आपको बोला था ना, राइट? सो ये हमारा काम होगा बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, कि हमें सबसे पहले देखो, एक इमेजिन करो, ये पिछला जो ग्रुप है पूरा, सपोज इनको ना इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है इनको? इन्वेस्ट। अच्छा खासा पैसा इनके पास, ठीक है? इन्होंने मुझे बोल दिया कि आप ढूंढो कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर मैंने वो रोज में जितने भी ना इनके अपने अपने बिजनेसेस है, इनको इन्वेस्टर चाहिए, तो सिंपली इतना इजी क्या मैं उनको बोल दूं कर दो इन्वेस्टमेंट उनमें, वो कर देंगे क्या? नहीं। अभी यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, देखो यहाँ पे मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि इनमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, आगे चल के उनको कितने रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं, पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस करके उनके सामने मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। और अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो मैं इनसे क्या ले लूंगा? कमीशन। इनसे भी क्या ले लूंगा? कमीशन। ये हो गया मेरा काम, ये एक रोल हो गया सीएफए का। देन शार्क टैंक देखा है? उसमें जब कोई भी पिच करने आता है, ठीक है, तो आपको उसका नीचे वैल्यूएशंस दिखते हैं क्या? बिजनेस का वैल्यूएशन। एक बार कोई तो आया था दिल्ली से, आइसक्रीम ब्रांड, कुछ तो 1200 करोड़ या 2000 करोड़ कुछ तो वैल्यूएशन बोल दिया था उन्होंने डायरेक्टली। हाँ, अभी नाम मुझे भी पता था बट जान मुझे नहीं लिया, राइट? कितना उन्होंने हजारों करोड़ों का वैल्यूएशन बता दिया यार, कितना ज्यादा वैल्यूएशन होना चाहिए। देखो, तो बिजनेस का वैल्यूएशन करने के लिए भी मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेथड्स। वो मेथड्स आपको सीएफए में सिखाए जाएंगे। देन वोडाफोन और आइडिया रातों रात मर्ज हो गया क्या? आपको पता है मुकेश अंबानी जी ने एक 45 मिनट्स का स्पीच ऑफर किया था जब वो जियो लॉन्च कर रहे थे। सब लोग अभी सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि हम अभी जियो ला रहे हैं। 2010 से प्लानिंग चालू हो गया था, 2016 या 17 के अराउंड उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने बोला कि हम जियो ब्रांड ला रहे हैं, पहले 2-3 साल फ्री बांटेंगे, और ये लॉन्च ही किया उन्होंने 4G के साथ। 3G के साथ किया क्या? तब मार्केट में 4G कौन ऑफर कर रहा था? एयरटेल। कौन ऑफर कर रहा था? एयरटेल। हमारा बजट है 1.5 लाख करोड़। कितना? 1.5 लाख करोड़। सोचो, तो ये स्पीच सुन के जो भी लोकल प्लेयर्स थे ना, जो लोकल ब्रॉडबैंड सर्विसेज वगैरह, ये सुन के बोले हम पैकअप कर रहे हैं। इतना बड़ा कॉम्पिटिटर आ रहा है मार्केट में जिसका बजट ही 1.5 लाख करोड़ है, गवाए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा तो क्या ही है, राइट? सो ये सुनते ही जितने भी लोकल प्लेयर्स थे उन्होंने वाइंड अप कर दिया। वोडाफोन और आइडिया वालों को भी पता था ये अपने मुकेश अंबानी जी क्या प्लान कर रहे हैं, उन्होंने हल्के में लिया क्योंकि वो तब मार्केट रूल कर रहे थे ना। नोकिया जैसा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है? एयरटेल इज द ओनली प्लेयर हु कैन कम्पीट विथ जियो। जितने भी थे लोकल, एयरसेल पता है क्या? महेंद्र सिंह धोनी,
उसका क्या था, ब्रांड एम्बेसडर था, एयरसेल था, टाटा डोकोमो भी गया, बहुत सारे ब्रांड्स गए। लोकल प्लेयर्स तो सारे साफ हो गए। सोचो 45 मिनट्स के स्पीच ने पूरा कंपटीशन साफ कर दिया। वोडाफोन और आइडिया कांपने लगे कि भाई हमने तो हल्के में ले लिया। दोनों को क्या शुरू हो गए लॉसेस। उनका महंगा था ना डेटा चार्जेस का जो पैक, आपको याद है क्या कि 1 GB 300 रुपए, 2 GB 400 रुपए, बार बार चेक करते थे कि कितना MB बाकी है। आजकल ये है कि दिमाग में अपने कुछ, आजकल ये ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे दिमाग में, राइट। फिर जियो ने 3 साल फ्री बांटा। उनको इंडिया के लोगों की साइकोलॉजी पता थी, क्या थी, फ्री में है ना पक्का लेंगे लोग। 2-3 साल में लोगों में हैबिट डेवलप की कि लोग जियो यूज करें। लोगों का अगर फर्स्ट सिम कार्ड दूसरा कोई होता था तो सेकंड सिम कार्ड कौन सा हो गया, जियो का। धीरे धीरे बाकियों को पूरा लॉसेस में जाने दिया। वोडाफोन आइडिया का भी मर्जर अनाउंस हो गया। देखो कितना बड़ा ये गेम है, ठीक है। फिर उन्होंने फाइनली अभी लोगों से रिकवर करना बाद में स्टार्ट किया, जब बाकी के सब क्या हो गए, बंद। वोडाफोन आइडिया भी क्या हो गया, मर्ज, वी नाम से। क्या ये मर्जर का डिसीजन इतना आसान था? नहीं। अरे गार्डन में दिख गया, अरे आइडिया वोडाफोन चल, कल से हम साथ हैं। इतना इजी क्या? ये पूरे डिसीजन मेकिंग में किसके इनपुट्स आए होंगे, सीएफए के। किसके इनपुट्स आए होंगे, सीएफए, याद रखना। प्लस अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, मैं अगर मुझे कोई और कंपनी को अक्वायर करना है तो क्या ये इतना इजी डिसीजन है? क्या ये इतना इजी डिसीजन है? नहीं। तो इसमें भी कौन हेल्प करता है, सीएफए। तो सीएफए का अच्छा खासा रोल है मार्केट में, बट ये डिग्री थोड़ी लेंदी है। 3 लेवल्स है उसमें, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर आप देख सकते हो तो लेवल 1 में 10 सब्जेक्ट्स है, लेवल 2 में भी कितने हैं, लेवल 2 में भी कितने सब्जेक्ट्स है, 10, और लेवल 3 में 6, 10, 10 एंड 6 सब्जेक्ट्स। तो इन ऑल सारे जितने भी करिकुलम है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेपर्स होंगे सीएफए में, बट वैल्यू भी उतनी होगी। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या पता है, अगर आप लेवल 1 क्रैक करते हो तो लेवल 1 के स्पेसिफिक जॉब्स है, लेवल 2 के अलग से है, लेवल 3 के अलग से है। बट दिस डिग्री यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका ओवरऑल 6 to 6.5 lakhs आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और इसमें आपको कभी भी नहीं समझेगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, वो रिजल्ट आने के बाद ही समझता है आप पास हो या फेल। परसेंटाइल क्राइटेरिया पता है क्या, यहाँ पे वो थोड़ा सिमिलर क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, रिजल्ट आने के बाद ही समझेगा आप पास हो या फेल। तो एक जस्ट अगर आप 65 to 70% लाते हो तो आप कंफर्टेबली पास हो सकते हो, बट वो रिजल्ट आने के बाद ही समझेगा। क्योंकि अगर आपको खराब पेपर गया तो बहुत लोगों को खराब पेपर गया होगा, तो उस हिसाब से पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड होगा। सबको अच्छा गया है तो पासिंग क्राइटेरिया भी ऊपर चला जाएगा। तो इसमें थोड़ा अलग है, क्लियर है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट का कोई है क्या यहाँ पे एंथुसियास्ट की बाबा शेयर मार्केट आपको नहीं थी? अच्छा, तो शेयर मार्केट में अगर तूने कभी देखा होगा तो चार्ट एनालिसिस होता है, कैंडल्स एनालिसिस, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, इसका भी एक इन डेप्थ नॉलेज शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स का भी प्रोवाइड किया जाता है। कौन से डिग्री में, सीएफए। तो बहुत अच्छा डिग्री है, थोड़ा अलग है, कोर फाइनेंस आप बोल सकते हो। आपको प्रॉपर नंबर्स इसमें समझ में आएंगे। यू कैन प्ले विथ नंबर्स, यू कैन प्ले विथ नंबर्स। सो मजा आएगा आपको ये डिग्री करते वक्त। रोल्स क्या होंगे आपके, वही फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च, मतलब वही कि इन्वेस्टर चाहिए, इन्वेस्टमेंट किसको करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजर। अगर आपको लेट्स से इसको 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ये बोली मुझे कहाँ करने हैं पैसा इन्वेस्ट, मुझे पता नहीं है, तो मैं इसका पूरा 10 करोड़ का वेल्थ मैनेजमेंट कर सकता हूँ। मैं इसका 10 करोड़ लेके थोड़ा इधर डालूंगा उधर डालूंगा और उसको रिटर्न्स जनरेट करके दूंगा, वेल्थ मैनेजर। समझा? सो अच्छा डिग्री है, आप सब्जेक्ट्स एक बार चेक कर सकते हो। इसके क्राइटेरियाज वही है कि भले नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, बट इसमें अगर पासिंग ये पब्लिश होता नहीं है मिनिमम क्राइटेरिया,
ठीक है। सो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। बहुत रेयर बच्चे हैं जो लेवल 3 कंप्लीट करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सीएफए राइट नाउ आर सीए स्टूडेंट्स ऑलरेडी, क्योंकि सीए के करिकुलम में अच्छा खासा सीएफए का भी थोड़ा कवर हो जाता है, रादर एसीसीए का भी करिकुलम हो गया है। सो उसमें सीएफए के फंडामेंटल्स कवर होते हैं, तो साइमल्टेनियसली आप सीएफए भी प्लान कर सकते हो। एलिजिबिलिटी इज फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आप लेवल 1 दोगे। क्या दोगे? लेवल 1। आप कब अपीयर कर सकते हो? फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, याद रखना। आई होप क्लियर है। किसी को सीएफए डिग्री स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मैथ्स भी चाहिए ना इसमें, मैथ्स भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। इफ नॉट मैथ्स, अकाउंट्स तो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यस सभी कोर्स को एग्जाम कंटिन्यूएशन में भी दे सकते हैं। हाँ, अभी इसमें तू अगर देखेगा तो मैंने यहाँ पे पुटअप किया होगा मोस्टली कि कितने घंटे का पेपर होगा, क्या होगा, बट तू क्या बोल रहा है मतलब एग्जैक्ट कि एक लेवल के बाद एक लेवल के बाद एक वैसा? हाँ, दे सकते हैं। साल 2 साल नहीं, इतना भी नहीं। तेरे को पढ़ाई करने को भी तो बीच में टाइम लगेगा ना। मतलब लेट से लेवल 1 हो गया तेरा, फिर लेवल 2 का पढ़ाई स्टार्ट करेगा, एक साल का गैप आ ही जाता है लेवल्स के बीच। तो इन ऑल यू रिक्वायर 3 इयर्स टू कंप्लीट द कोर्स। मतलब लगातार नहीं हो पाएगा, आज तक किसी ने किया नहीं है वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हो जाएगा वो, बट यूजुअली 2 से 3 साल तो लगते ही है, काउंटिंग इट फ्रॉम फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। क्लियर है? किसी को सीएफए डिग्री में कोई डाउट्स? पक्का? आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट इज एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको कल बोला था एक इसका, पहले यू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड देन यू नलिफाई इट, या यू क्या बोलते हैं, डिमोलिश द रिस्क। मार्केट में ऐसा कोई चीज है क्या फिलहाल, जैसे लेट्स से मैं मेरा प्रोसीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि मार्केट में कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है क्या, कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है क्या कि जिससे हमें रिस्क हो सकता है? अगर रिस्क है तो उसको आइडेंटिफाई करके उधर ही उसको खत्म कर दो। ये जॉब होता है एफआरएम का। इसका सबसे ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज का जनरेशन है वो है बैंकिंग इंडस्ट्री में। कहाँ पे? बैंकिंग। बट एमएनसीज, कॉर्पोरेट्स, बिग फोर्स, हर जगह ये काम में आने ही वाला है। इसमें मैथ्स सॉलिड चाहिए, मैथ्स इसमें तगड़ा होना चाहिए। पहले लेवल में 4 सब्जेक्ट्स है और दूसरे लेवल में 6। हर एक सब्जेक्ट में अकाउंट्स, मैथ्स का बेस लगने ही वाला है। ये डिग्री के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब क्या 10th के बाद आप उसको कभी भी दे सकते हो। अभी भी आपने एम किया तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप ये कंप्लीट कर सकते हो, जो आज तक किसी ने किया नहीं है। बट इसमें 10th इज द क्राइटेरिया, इमीडिएटली आप इसको क्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। पैकेजेस भी सॉलिड है, इसमें भी मिनिमम अगर आप देखोगे एग्जाम विंडोज, आपको पता है ना यूएस डिग्री है तो वहां पे स्प्रिंग, समर, फॉल ऐसा कहा जाता है उनके सीजन्स को, तो देख सकते हो कि उसके एग्जाम्स कब कब होते हैं। इन्वेस्टमेंट इज अप टू 4.5 lakhs। रोल्स रिस्क एनालिस्ट। हाँ, क्रेडिट रिस्क का मतलब पता है किसी को? सपोज बैंक का काम ही क्या है? लोन्स प्रोवाइड करना। आगे सबको लोन्स दे देगी क्या? अंधाधुंध। तुझे लोन चाहिए, ले ले, कभी भी आके लेके जा। पहले सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? तो ये काम भी है कि बाबा सामने वाले का इन शॉर्ट इतना कैपेबिलिटी है क्या कि अगर आज हमने उसको लोन प्रोवाइड कर दिया तो बाद में रीपे कर सकता है। ये सब चेक करना। मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब डेली आप जैसा बिजनेस को ऑपरेट करते हो, क्या वो ऑपरेशन उसमें कोई आपके लूप होल्स है क्या, उसमें कोई रिस्क आपको जनरेट हो रही है क्या? ठीक है, सो ये एक हो गया। कंप्लायंस, रेगुलेशन मतलब लॉज का प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, या उसके वजह से बिजनेस को कोई रिस्क हो सकता है क्या। तो अच्छा डिग्री है एफआरएम भी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स अभी कर भी रहे हैं, बट जो कर रहे हैं ना, एक तो वो सीए हो चुके हैं या तो सीएस हो चुके हैं। 10th अपीयर्ड बहुत कम बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं। ठीक है, सोच तो सकते हो, ऑप्शन इज ओपन, बट इसके लिए आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। सब्जेक्ट के नेम्स भी देख लो, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वापस फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट,
वगैरह सब कुछ आ जाएगा। वैल्यूएशन, रिस्क मॉडल, ये ना मुझे लगता है नोकिया ने थोड़ा रिस्क एनालाइज करना चाहिए था। आपको पता है नोकिया का, चलो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको सबको मजा आएगा। नोकिया का ओएस का नाम क्या था? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज। ये जो आज हम पीसी में यूज कर रहे हैं विंडोज, ये मोबाइल में आता था ना, बट वो बहुत डिफिकल्ट है टू ऑपरेट, यही अगर मोबाइल में आया तो, राइट। बट एक टाइम था नोकिया का कि जब नोकिया पूरा मार्केट रूल कर रहा था। मार्केट में 100 फोन्स बिक रहे थे ना, तो नोकिया के 70 बिक रहे थे। सोचो पूरा मार्केट शेयर किसके पास था? नोकिया। तो ऐसा क्या हो गया कि नोकिया का आज डाउनफॉल है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड आया मार्केट में, फार्मर्स भी इजीली यूज कर सकते थे, लैंग्वेज बैरियर्स भी नहीं है, यूआई एंड्रॉइड का बहुत इजी है। धीरे धीरे एंड्रॉइड ज्यादा पॉपुलर होने लग गया। ये अपॉर्चुनिटी किसने कैश इन की? सैमसंग। सैमसंग ने सारे फोन्स एंड्रॉइड के साथ लॉन्च कर दिए। धीरे धीरे नोकिया का सेल कम होने लग गया, सैमसंग का सेल बढ़ने लग गया। बट आपको पता है सोनी नाम का भी ब्रांड है। अभी सोनी और सैमसंग दे आर कॉम्पिटिटर्स। सोनी का कोई इरादा नहीं था सेलफोन इंडस्ट्री में एंटर करने का, बस सैमसंग को चिढ़ाने के लिए आ गया। एक्सपीरिया नाम का फोन था यार, वो एकदम हाई एंड सोनी जैसा कैमरा लेंसेस आएंगे तब। अभी तो क्या, अभी तो बहुत हाई एंड फोन्स आते हैं। फिर सोनी ने फोन लॉन्च किए, सैमसंग का सेल गिरा दिया। सैमसंग का सेल गिरा दिया, सोनी खुश हो गया, सोनी भी निकल गया मार्केट से। फिर आया लोगों में देशभक्ति जगी, माइक्रोमैक्स अपना फोन मेड इन इंडिया, फिर वो भी धीरे धीरे हैंग होने लग गया। फिर आया जियोनी, वर्ल्ड स्लिमेस्ट फोन। अरे क्या इंडिया में लोग इतने रफ एंड टफ यूज करते हैं, 10 बार तो गिनता है रोज फोन, राइट। जियोनी बहुत सारे लोगों के जेब में ही टूटना स्टार्ट हो गया, राइट। फिर आया, आपको ये पता है ब्लैकबेरी ना, ब्लैकबेरी बहुत अच्छा फोन का आया है। आई डोंट नो क्या हुआ उनके साथ, स्ट्रेटेजी थोड़ी फेल हो गई या क्या हो गया, वो भी बंद हो गया। फिर आया था आईफोन जैसा दिखने वाला फोन, मैक्स मोबाइल। ऐसा दिखने लगा यार, तो आईफोन है, था 7,000 का फोन। वो उसके ऊपर भी क्लेम्स आ गए, कॉपीराइट्स वो सब, वो भी चला गया। फिर आया कौन? आईफोन तो अपने अलग ही लीग में, आईओएस उनका अलग ही मार्केट है। एंड्रॉइड में वन प्लस आया। वन प्लस ने अच्छी स्ट्रैटेजी यूज की, पहले इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था। श्रीलंका, और आपको प्री बुकिंग्स करने पड़ते थे, श्रीलंका से डिलीवर होता था या आजू बाजू से। हाइप क्रिएट किया, लोकल शॉप्स में अवेलेबल नहीं था, उनको भी आपको ऑर्डर देना पड़ता था, फिर वो वहां से मंगवा के देते थे। वन प्लस बहुत सॉलिड, आज भी वन प्लस चल रहा है। बीच में भी आके गए वो कौन सा रियलमी क्या, रेडमी क्या, हाँ वो शाओमी भी था, बहुत सारे वो भी, वही बोलते हैं ना, राइट, वो भी आके गए। वन प्लस बहुत सॉलिड टेक्नोलॉजी, सॉलिड। जो गेमर्स है ना, जो जिनको पबजी वाले लोगों को बहुत पसंद आ गया, इंडिया में यूथ में बड़ा फेमस हो गया। फिर आपको पता है ना कि ओप्पो, वीवो, वन प्लस, दे आर अंडर वन मैनेजमेंट ओनली, एक का ही है वो। अगर आप एज अ कस्टमर जा रहे हो वहां पे, आपके सामने वो 3 फोन्स रखेगा, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, उनका ओनर एक ही, बोलेगा कोई भी ले, मेरा ही है, ये तेरा कन्वीनियंस है। फिर ये सब, ये भी हिट होने लग गया। फिर सैमसंग अभी पीछे से वापस ऊपर आ गया। अभी ऐसा लोग कहते हैं कि आईफोन वर्सेस सैमसंग वापस हो गया। सो ये चलता रहेगा। बट इन सब में नोकिया खो गया है। बाकी का सबका नाम ले लिया मैंने, नोकिया आया क्या वापस? आज आपका लास्ट प्रेफरेंस भी नोकिया है क्या? नोकिया ने अभी वापस विंडोज हटा के एंड्रॉइड इंप्लीमेंट किया ना, बट सबको पता है नोकिया का पहला प्यार कौन था? विंडोज। एंड्रॉइड था क्या? काश नोकिया ने तब एक एफआरएम हायर कर लिया होता, उसने रिस्क आइडेंटिफाई करके नलीफाई कर दी होती वहां पे, तब शायद ये नौबत नहीं आती। तो मैं आपको जस्ट एक रोल समझाने का भी कोशिश कर रहा था कि ये बहुत बड़ा रोल बन सकता था एफआरएम का। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट डिग्री। कमिंग टू ACCA, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ACCA कितने पेपर्स हैं? 13। We are the platinum partners of ACCA body. So अगर आप ACCA हमारे थ्रू करते हो, so आपको रजिस्ट्रेशन फीस फ्री है। अगर आगे चल के एग्जम्पशन फीस क्लेम करनी पड़ी तो वो भी फ्री है।
देन सब्सक्रिप्शन फीस होती है, हर साल आपको एक 18,000 रुपए पे करने पड़ते हैं वो बॉडी को। अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो वो भी हर साल आपका वो पैसा भी बचेगा। सो अगर प्लैटिनम पार्टनर्स मतलब हमारे थ्रू अगर आप जा रहे हो तो 1 लाख रुपए आपके इधर ही बच जाते। कमिंग टू द सिलेबस, टोटल कितने पेपर्स हैं? 13। आपको पता है ना कि हर पेपर का अलग से पेपर फीस है, वो होगा ऑन एन एवरेज 20,000। कितना होगा? 20,000। बट उसमें भी हमारे पास कूपन कोड्स आएंगे कि अगर आपको पेपर देना होगा और आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको पेपर फीस भी क्या हो सकती है? कम। सो ये हो गया फाइनेंशियल बेनिफिट्स इफ यू आर गोइंग थ्रू अ प्लैटिनम पार्टनर। फॉलोड बाय, अभी इसमें सब्जेक्ट्स देखो, बीटी, एमए, एफए, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप देखोगे आगे भी ये सारे सब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू सीए, बट सीए में ये 10 टाइम्स डिफिकल्ट है, इधर ये 10 टाइम्स इजी टू टैकल है। क्लियर है? यहाँ पे फर्स्ट लेवल इज ऑल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड और थर्ड लेवल में थोड़ा आगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट वगैरह भी आ जाएगा। 50% ही पासिंग है, मतलब 100 में से पेपर में कितना आना चाहिए? 50। पेपर आप आपके कन्वीनियंस से दे सकते हो, विंडोज जब आएंगे आप कभी भी वो पेपर अपीयर कर सकते हो। दिस इज यूके का करिकुलम। यूरोप का सीए, यूरोपियन सीए, जो जिसको ऐसा कहते हैं कि ये 180 देशों में भी सीए कहलाएगा। 180 नहीं, 190 कुछ और देश सब में ही ऑलमोस्ट इसका एक्सेप्टेबिलिटी है। आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस फ्री, एग्जाम्शन फीस भी अच्छा खासा वेवर है, पेपर फीस मैंने लिखा हुआ है। बट ये जो पेपर फीस है ये पाउंड्स में पे करनी पड़ती है। फिलहाल वॉर का सिचुएशन है। 1 पाउंड ऐसा लिखते बताया ना, 1 पाउंड वॉज 118 रुपीज फ्यू मंथ्स बैक, ये ऑलरेडी 130 को टच कर रहा है अभी, राइट? तो टिल द टाइम आप पेपर अपीयर करोगे तो थोड़ा सा 10% कॉस्ट बढ़ सकता है, बट डोंट वरी, हमारे पास कूपन्स होंगे, आप वो अप्लाई करके वो कॉस्ट कम कर सकते हो। फ्यू स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद एसीसीए, ठीक है, अभी जैसे वो उसका नेक्स्ट मंथ पेपर भी है। सो आप भी सोच सकते हो इमीडिएटली भी, इफ यू वांट टू स्टार्ट विद दिस, the entire investment can be up to, यहाँ पे 8 lakhs लिखा है मैंने, बट अगर आप प्लैटिनम पार्टनर्स के थ्रू जाते हो तो it can be up to 6 lakhs only, up to 6 lakhs only. So this is one heck of a degree जो आप कर सकते हो, and this is the only UK curriculum which I also like. ठीक है, सो ये हो गया अच्छा खासा। आप देख सकते हो आगे मैंने वहां पे क्राइटेरिया दिया है कि पेपर 1, हर एक पेपर 2 घंटे का होगा। पेपर फर्स्ट लेवल जिसको नॉलेज लेवल बोलते हैं उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड एमसीक्यूज होंगे, 50% पासिंग है। सेकेंड लेवल में थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, थर्ड लेवल में भी, बट पासिंग इज गोइंग टू बी 50%। ACCA का स्टार्टिंग पैकेज राइट नाउ ऑन एन एवरेज रेंजेस इन बिटवीन 10 to 15 lakhs इन द मार्केट। क्लियर है? रोल जो सीए का होगा वही इसका होगा। तो सर फर्क क्या है? अगर आप सीए करते हो ना तो यूजुअली यू हैंडल इंडियन क्लाइंट्स, अगर आप एसीसीए कर रहे हो तो यू विल बी हैंडलिंग यूके क्लाइंट्स मेजरली। अगर आप आगे चल के सीपीए करते हो, सीपीए मतलब यूएस का सीए, सीपीए मतलब, तो वहां पे यू विल मोस्ट प्रोबेबली बी हैंडलिंग यूएस क्लाइंट्स, तो वो भी एक अच्छा है। आ जाओ उस पे सीपीए। अगर आपको सीए करना है the only drawback of doing CPA is you're not eligible to do this right now. You can do this after graduation. You get 18 months to clear the entire degree. 4 ही पेपर्स है, बट अगर वो 18 महीने में 4 पेपर क्लियर नहीं हुए तो वापस सब देने पड़ते। बट ठीक है, 4 पेपर 18 महीने में मैनेजेबल है। एवरी 3 मंथ्स भी आप अगर एक पेपर दोगे, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स कैन क्लियर सीपीए विद इन 12 मंथ्स। 18 मंथ्स तो आपको और आधा साल लेवरेज दिया है उन्होंने। देखो 4 ही पेपर्स है, ऑडिट, रेगुलेशन मतलब लॉ, अकाउंट्स, और ये 3 पेपर्स में से एक लेना है जिसमें बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग और
इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स, और यूएस का टैक्स। इंडिया का टैक्स अलग है, यूएस का टैक्स अलग है। इसमें आप देख सकते हो 50% एमसीक्यूज होंगे, 50% टीबीएस मतलब टास्क बेस्ड सिमुलेशंस। इसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, इसमें एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन के बाद ना। बट सर सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है क्या? नहीं, आपका सीजीपीए कैलकुलेट होता है पता है, इट शुड बी 7 और अबव, और आपको 120 क्रेडिट आवर्स क्रेडिट होनी चाहिए बेसिकली। मतलब बेसिकली आपको 60% आने चाहिए ग्रेजुएशन, उतना तो आ ही जाएगा ना, 60 उतना मिनिमम आना चाहिए, तब जाके आपके ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं। प्लस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, विच इज पुणे यूनिवर्सिटी फॉर अस। ठीक है, सो मैक्सिमम 18 मंथ्स आप कंप्लीट कर सकते हो, 12 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट आज के डेट में इज अप टू 5.5 lakhs, इट माइट इंक्रीज टू 6 और 7 lakhs। क्यों? डॉलर भी एक महीने पहले कितना था, अभी इंच इनटू 100, इंच इनटू 100 कितना बढ़ गया है। स्टार्टिंग पैकेज इज अप टू 16 lakhs per annum. Roles are going to be similar, just the clientele would be US का clientele. तो ये हो गए 5 ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज। प्लस मैंने कल एक ग्रुप में मेसा स्कूल के बारे में भी डाला था, पढ़ा आपने? मेसा टेटर। अभी मेसा के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो बैंगलोर में मेसा बिजनेस स्कूल है। आगे चल के अगर किसी को खुद का बिजनेस सेटअप करना है, तो देखो जब खुद का बिजनेस सेटअप करना है ना, तो डिग्री से ज्यादा स्किल्स मैटर करते हैं। क्या मैटर करते हैं? स्किल्स। मेसा बिजनेस स्कूल में आपको जो इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स के फाउंडर्स है ना, जिसमें अनुपम मित्तल वगैरह जो भी बड़े बड़े हस्ती है, वो खुद वहां पे आके सिखाते हैं। 200 स्टार्टअप्स के फाउंडर्स आपको वहां पे आके सिखाएंगे। सिंपल फंडा क्या है, इफ यू वांट टू रन अ बिजनेस, पहले सीखो बट बिजनेस करके ही। आपको सीधा बिजनेस करने को वो बोल देंगे, वो लर्निंग से आपको आगे चल के बिजनेस करना सिखाएंगे। बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट आपका 10 से 20 लाख के बीच में हो सकता है। 1 या 2 साल का वो कोर्स होगा बैंगलोर में। यही टेटर का भी है, बट टेटर में 7 कंट्रीज कवर होती है। मेसा में सिर्फ बैंगलोर में ही रह गया। टेटर नाम का है, इसमें 7 कंट्रीज होगी, बट उसमें इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ तक जाता है। 7 कंट्रीज में आपको सेम जो मेसा प्रोवाइड कर रहा है ना, वही टेटर भी प्रोवाइड कर रहा है, बट 7 कंट्रीज में। टेटर अपना नहीं है, बाहर के देशों का है। अपना वैसा एसपी जैन है। क्या है? एसपी जैन ग्लोबल। ठीक है, वो है मुंबई में। वहां पे आपको 6 महीने मुंबई में सिखाएंगे, 6 महीने आगे सिंगापुर हो गया, देन सिडनी हो गया, तो 4-5 कंट्रीज आप उसमें भी, दुबई, वो सब आप कवर कर सकते हो उसमें भी। सो वो हो गया बिजनेस स्कूल, जिनको आगे चल के अपना बिजनेस सेटअप करना है, एंड घर वाले भी इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा ना यार, अगर मैं मेरे घर वालों से 1-1.5 करोड़ मांग लेता तो घर वाले बोलते कि रहने दे, जम रहा है तो देख। ठीक है, सो ये हो गए कुछ अच्छे करियर ऑप्शंस। ग्रेजुएशन वाइज, लास्ट 2 मिनट्स, डोंट वरी। ग्रेजुएशन वाइज आप 12 के बाद यू कैन परस्यू बीकॉम, बीबीए, देन आगे बोलो बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मुंबई में कॉलेजेस है ना अपने, जेवियर्स, एनएमआईएमएस, जय हिंद, विल्सन, मिठीबाई, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। देन अकाउंटिंग फाइनेंस, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस, जिसको बैफ बोलते हैं, ये भी मुंबई में है, ये नासिक में नहीं है। बीएमएम मास मीडिया, जिसको आगे चल के जर्नलिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे कोर्सेस में इंटरेस्ट है तो आपको बीएमएम ऑप्शन भी है। लास्ट किसी ने मुझे पूछा था एक्चुरियल साइंस, इसमें ना 12 से 15 पेपर्स होंगे। ये अब तक मैंने जितने भी करियर ऑप्शंस बोले उसमें सबसे डिफिकल्ट होगा एक्चुरियल साइंस। एक सिंपल एग्जांपल के लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी देखी क्या कभी? उधर आता है कि ये ईयर में आपको इतना प्रीमियम भर के आगे अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हो तो इतना पैसा मिलेगा, डेथ होती है तो आपके नॉमिनीज को इतना पैसा मिलेगा। ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये बड़े डिफिकल्ट कैलकुलेशंस है। एफआरएम्स क्या करते हैं, दे यूज मैथ्स, स्टैट्स एंड few other topics to analyze risk.
फ्रेम पॉलिसीज, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह प्रेडिक्ट करना, बट ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप चैट जीपीटी करो, कुछ भी करो, गूगल पे डालो, आपको इसकी डिफिकल्टी लेवल ये सबसे ज्यादा टफ मिलने वाली है। ये जिनको बहुत ही ज्यादा मैथ्स पसंद है, मतलब एफआरएम जो है ना, एफआरएम के लिए भी जो क्राइटेरिया है समवॉट सिमिलर यहाँ पे, बट एफआरएम से ये 10 टाइम्स टफर है, इंडियन करिकुलम का है, एफआरएम यूएस करिकुलम का है। सो देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस। आई होप आपको एक आइडिया आ गया कि आपको क्या करना है। सारे करियर अपॉर्चुनिटीज मैंने बोल दिए, इंडियन, ग्लोबल। ये ग्रेजुएशन है जो 3 साल, अभी आपको पता है 4 साल का हो गया ग्रेजुएशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 4th ईयर इज ऑप्शनल, 4th ईयर इज ऑप्शनल, तो आप वो भी प्लान कर सकते हो। जिसको इंडियन या जो भी ग्लोबल करिकुलम्स करने हैं, साथ में बीकॉम करना रिकमेंडेड है। क्या करना रिकमेंडेड है? बीकॉम। ऐसा क्यों? या बीबीए भी फॉर दैट से, बट बीबीए थोड़ा कम रिकमेंडेड है। बीकॉम अगर आप करते हो तो हमारा टाइप कॉलेज भी है, तो वहां पे ज्यादा इतना टेंशन नहीं आपको। प्लस आप आपका मेजर फोकस, आप जो डिग्री परस्यू कर रहे हो ना, उसको दे सकते हो। So this is one good point about doing BCom simultaneously after 12th for 3 years, along with any degree which you might want to pursue. I hope clear है। किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलो, थैंक यू, गुड डे। Let's start. ठीक है। आई थिंक रोहन सर ने काफी सारा आइडिया दिया रहेगा, कल रादर परसों भी बहुत सारा आइडिया मिला रहेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट डे पे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया। कौन कौन नहीं था फर्स्ट डे? सब लोग थे? कुछ याद आ रहा है? मैंने वो पर्सन का बताया था 1 करोड़ 60 लाख कमाता है साल का, और कैसे 5000 बचाता है महीने का, है ना? ये एक पार्ट है कॉमर्स का। कॉमर्स में ऐसे कई सारे पार्ट है। क्या हो रहा है? सारे बटन स्विच ऑन तोड़ देगी तू। रुक जा, मैं वो करता हूँ, जल्दी ऐसे करता हूँ। चलो ध्यान देने आता है। यहीं पे कॉमर्स में और 3 एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तुम्हारा कॉमर्स में विल बी अकाउंटिंग। व्हाट डू यू नो अबाउट अकाउंटिंग? क्या पता क्या तुमको अकाउंटिंग के बारे में? ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट। और क्या 3 होता है? बैलेंस शीट होता है, हाँ, उसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट रहता है, प्रॉफिट लॉस होता है, और एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और एक टैक्स। क्या होता है? हो गया, वो बोल दिया उसने। ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? लेट्स सपोज तुम्हारा एक छोटा सा बिजनेस है, तुम्हारा एक छोटा सा बिजनेस है। तुमने अपने कस्टमर को कुछ उधार पे बेचा, उस कस्टमर से कुछ पैसा आया, ठीक है? प्लस और कस्टमर्स को बेचा, उसी कस्टमर को 100 बार बेचा, उस कस्टमर से 100 बार पैसा आया। तुम इतना याद रखने वाले हो क्या? याद रखने वाले हो क्या? नहीं, इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग। हम क्या करते हैं? अकाउंट। हर चीज का हिसाब किताब रखना, ताकि साल के एंड में हमको समझे कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। ये सब समझने के लिए अकाउंटिंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इमेजिन करो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे गए, ठीक है? गोवा गए, 5 डे ट्रिप पे गए। तुमको लगता है हर एक का हिसाब किताब तुमको याद रहेगा? नहीं, मैंने उसके लिए इतना किया था। तुम क्या करते हो? तुम भी अकाउंटिंग करते हो,
बट सिर्फ तुम्हारे अकाउंटिंग करने का मेथड बहुत अनसोफिस्टिकेटेड है। हम लोग जो कॉमर्स में पढ़ने वाले हैं ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। एक एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तुम्हारे पास ना आज कुछ पैसे पड़े एंड यू हैव आइडेंटिफाइड 2 कंपनीज जिसमें तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो। कुछ थर्ड ऑप्शन नहीं है, नो थर्ड ऑप्शन, बाकी सब इन दोनों कंपनीज का सेम है। एवरीथिंग, एवरी अदर थिंग मींस सेम एक्सेप्ट फॉर प्रॉफिट, एक्सेप्ट फॉर प्रॉफिट। अब 2 कंपनीज सेम इंडस्ट्री का पकड़ता हूं मैं, लेट्स सपोज कार्स का पकड़ते हैं। मारुति सुजुकी कंपनी का नाम सुना है, एंड दूसरा टाटा मोटर्स। ये 2 कंपनीज का नाम सुना है। अज्यूमिंग अभी अभी ना एक ईयर खत्म हुआ है, अकाउंट्स में ईयर पता है ना मार्च में खत्म होता है, तो अभी अभी ईयर खत्म हुआ है और जो ईयर खत्म हुआ ना हम उसको बोलते हैं 25-26, 25-26, ईयर 2025 टू ईयर 2026, ये ईयर खत्म हुआ। इसमें मारुति सुजुकी ने कमाया अज्यूमिंग 10,000 करोड़, रैंडम फिगर्स बता रहा हूं मैं, और टाटा मोटर्स ने कमाया है 2,000 करोड़। कंपनी का बाकी सब सेम है, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड सेम, सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स, सेम नंबर ऑफ गाड़ियां। अब तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? कॉमन सेंस है मारुति सुजुकी, बट इतना कॉमन सेंस नहीं चलता अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पास डेटा, पुराना डेटा। अब मैं इस डेटा को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, पुराने ईयर्स ले लेता हूं, 24-25 एंड 23-24। 24-25 में मारुति सुजुकी ने कमाया था 12,000 करोड़, तब टाटा मोटर्स ने कमाया था सिर्फ 1,000। 23-24 में मतलब उसके पिछले साल मारुति सुजुकी ने कमाया था 15,000 और टाटा मोटर्स ने 500 ही कमाया था। अब ये डेटा देख के तुम्हारा कुछ डिसीजन चेंज हुआ है? हाँ या ना? ये डेटा देख के क्या लगता है, अभी भी मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट करोगे? नो, बिकॉज एक सिंपल यहां पे अकाउंटिंग कंसेप्ट आता है, ट्रेंड। अगर तुम मारुति सुजुकी का ग्राफ बनाओगे तो पहले 15 पे था, फिर 12 पे आया और फिर अभी 10 पे आया। क्या ट्रेंड है? ट्रेंड नीचे जा रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स में क्या है? ट्रेंड ऊपर है, पहले 500 पे था, फिर 1,000 पे गया, फिर 2,000। टाटा मोटर्स बढ़ती हुई कंपनी है, मारुति सुजुकी घटती हुई कंपनी है। और हमारे अकाउंट्स में या स्टॉक मार्केट में ऐसा बहुत बोला जाता है कि डू नॉट पुट योर लेग इन अ शिप दैट इज सिंकिंग इवन इफ इट्स अ टाइटैनिक। क्या बोलता है? डू नॉट पुट योर लेग इन अ शिप दैट इज सिंकिंग इवन इफ इट्स अ टाइटैनिक। आज के फिगर्स देखते हो सिर्फ तो क्या दिखता है? मारुति सुजुकी बेस्ट है, इट्स अ टाइटैनिक कंपनी, बट इट इज सिंकिंग। विल यू पुट योर लेग इन इट? नो। समझ रहे हो? पक्का? ये सीखने मिलता है अपने को अकाउंटिंग। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट सीखने मिलेंगे अकाउंटिंग। दूसरा है टैक्सेशन। दूसरा है टैक्सेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कॉमर्स। रादर मैं वापस 1-2 मिनट के लिए अकाउंटिंग पे आता हूं। तुम कॉमर्स में कुछ भी करो, ये सब्जेक्ट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। डू एनीथिंग, डू एमबीए, डू बीबीए, कोई भी मैनेजमेंट कोर्स करो, प्रोफेशनल कोर्सेज में तो यही है तुम्हारा। अकाउंट्स के अलावा मतलब अकाउंट्स आता है तो ही दूसरे सब्जेक्ट्स अच्छे से आएंगे प्रोफेशनल कोर्सेज में। रादर एलएलबी के भी फर्स्ट ईयर में अकाउंट से पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जब तक कॉमर्स में हो अकाउंट्स रहने ही वाला है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। टैक्सेशन। व्हाई टैक्सेशन इज सो इंपॉर्टेंट? तुमको वो मैंने किंगफिशर का एग्जांपल दिया था, किंगफिशर बियर का, है ना? 21 रुपए में बनने वाली बॉटल, सॉरी कैन, 21 रुपीज इज देयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। गवर्नमेंट को देना पड़ता है 60 रुपए, बेचते 120 में, अग्री,
बट गवर्नमेंट को ही कितना देना है? 60 रुपए। और ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ है, बाकी तो बहुत सारे कॉस्ट है ना? बट ये कॉस्ट को हम कम कैसे करें, टैक्स में बेनिफिट कैसे लाए, ये टैक्सेशन में सीखने वाले। एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। मारुति सुजुकी का नाम निकला इसीलिए वहीं पे आ रहा हूं मैं। मारुति सुजुकी ना, उनका एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है स्विफ्ट। स्विफ्ट गाड़ी पता है सबको? बहुत फेमस प्रोडक्ट है उनका। अब स्विफ्ट देखो, मेरा ड्राइंग इग्नोर करना, लेकिन ऐसा कुछ स्विफ्ट का डिजाइन, ड्राइंग इग्नोर करना, ड्राइंग इग्नोर करना। ये स्विफ्ट आज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया। ये तो अगर देखो तुमको पसंद हो ना पसंद हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सेलिंग तो कर रहे हैं ना, धंधा तो कर रहे हैं ना वो लोग। यस, बहुत कमा रहे सॉलिड। बट जब स्विफ्ट नया नया आया था ना, बहुत बड़ा फ्लॉप था, बहुत बड़ा फ्लॉप था ये प्रोडक्ट। पता है इन्होंने क्या किया? स्विफ्ट ने तुम्हारी छोटी स्केल, जो स्केल आती है दैट्स व्हाट 6 इंचेस, 6 इंचेस की स्केल, 15 सेंटीमीटर्स, 6 इंचेस, 6 इंचेस से गाड़ी छोटी कर दी उन्होंने। अब तुमको लगेगा चेन छोटी करने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, बट मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने जैसे ही वो 6 इंचेस से कम किया ना, उनको सॉलिड प्रॉफिट होने लगे वो प्रोडक्ट के पीछे। हाउ कम? बिकॉज गाड़ियों में टैक्स जो लगता है ना, वो उनके लेंथ पे लगता है। ये पता है, जितनी लंबी गाड़ी रहेगी ना, उतना ज्यादा टैक्स लगता है उस पर। जितनी कॉम्पैक्ट गाड़ी, उतना टैक्सेस उस पर कम लगता है। उन्होंने ना 6 इंचेस से ये गाड़ी कम की, और उनको पर गाड़ी के पीछे अप्रोक्सीमेटली 90,000 का फायदा होगा उस टाइम पे। इट वाज इन द ईयर व्हाट 2008 या 7। उन्होंने क्या किया? 90,000 से गाड़ी का प्राइस कम कर दिया। अब जैसे ही तुम 90,000 से प्रोडक्ट का प्राइस कम कर लेते हो, तुम 90,000 से अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर लेते हो, यू बिकम अ मार्केट लीडर। और टैक्स में देखो मार्केट लीडर बन गए। आई होप इट्स क्लियर, समझ रहे हो? इसीलिए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। टैक्स में दो बेसिक टाइप सीखने मिलने वाले हैं, नॉट राइट नाउ बट आगे जाके। वन इज डीटी, वन इज आईडीटी। डीटी डायरेक्ट टैक्स, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सारे केस लॉ सीखने मिलेंगे, बहुत सारे। वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस में और एक एग्जांपल लेता हूं। वोडाफोन का नाम सुना है सब? इस कंपनी का नाम सुना है कि नहीं सुना? वोडाफोन। हाँ, क्या करती है कंपनी? सिम कार्ड नहीं बनाती, इंटरनेट क्या सिर्फ इंटरनेट देती है क्या? किस बिजनेस में है वोडाफोन? टेलीकम्युनिकेशन। द एग्जैक्ट वर्ड इज राइट, टेलीकम्युनिकेशन। अब वोडाफोन ने ना इंडिया में एक बहुत पुरानी कंपनी थी नोन एज हच। कभी सुना था इस कंपनी के बारे में? तुम बहुत छोटे हो गए। वोडाफोन से पहले क्या था इंडिया में? हच। तो वोडाफोन ने क्या किया? हच ये कंपनी को खरीद लिया, ये कंपनी को खरीद लिया, उसके सारे एसेट्स खरीद लिए। अब आई थिंक ये बात तुमको पता होगा, तुम कोई भी प्रॉपर्टी बेच देते हो तो टैक्सेस लगते, करेक्ट? तो अब ये बहुत बड़ा केस हुआ। हज देखो क्या सॉलिड जीता है इस केस में। इंडिया में रूल क्या है? तुम सिर्फ टैंजिबल एसेट्स पे टैक्स लगा सकते हो। मतलब मैंने लैंड बेचा, उस पर टैक्स लगाओ। मैंने मेरी गाड़ी बेची, उस पर टैक्स लगाओ। मैंने मेरा गोल्ड बेचा, उस पर टैक्स लगाओ। हज ने बोला हमने तो कोई टैंजिबल एसेट बेचा ही नहीं है, हमने तो राइट्स बेचे हैं, और राइट्स ऐसे दिखते नहीं है। ठीक है? इस बेसिस पे हज केस जीता और लाखों करोड़ों रुपए बचे हैं उन्होंने। इसी का टैक्सेशन समझना जरूरी है। जिस दिन टैक्स समझेगा ना तुमको, जिस दिन टैक्स, और टैक्स में याद रखना सिर्फ टैक्स की चोरी नहीं होती, there's two things। एक कोई भी अच्छा प्रोफेशनल कभी ये सजेस्ट नहीं करेगा कि टैक्स की चोरी करो। टैक्स की चोरी इज नोन एज टैक्स इवेजन। कोई टैक्स इवेजन सजेस्ट नहीं करता। सब क्या सजेस्ट करते हैं? टैक्स सेविंग। क्या सजेस्ट करते हैं? टैक्स सेविंग। गाड़ियों का एग्जांपल ही देते हैं, कोविड। यार कोविड में तो इतने छोटे नहीं थे,
कोविड में क्या हो गया था इंडियन मार्केट? बहुत डाउन था, बहुत क्रैश हुआ था, बिकॉज डिमांड ही नहीं है। अरे डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट्स का। हमारे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया, टैक्सेस कम कर दिए गाड़ी, प्लस टैक्स बेनिफिट्स दिए लोगों को। अगर तुम गाड़ी खरीदोगे तो हम तुमको टैक्स का बेनिफिट देंगे। लोगों ने सही टाइम पे ले लिया, बहुत सस्ते में मिल रही थी तब कोविड में गाड़ियां, बहुत लोगों ने ले लिया। समझ रहे हो? जिस दिन टैक्स तुम समझ जाओगे ना, तुम्हारे बहुत खर्चे बच जाएंगे। इज इट क्लियर? एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इज ऑडिट। क्या होता है ऑडिट? ये वर्ड कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है ऑडिट ये वर्ड? काफी लोग। अच्छा, जिन्होंने सुना है, व्हाट इज ऑडिट? अकाउंट चेक करना, ओके, वेरीफाई करना उनको, जो चीजें लिखे हुए वो सही लिखे हुए या नहीं। ऑडिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है? होता है, डेटा मैनिपुलेशन हो सकता नहीं, होता है, बहुत केसेस में होता है डेटा मैनिपुलेशन। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करवाया जाता है? ऑडिट। समझ रहे हो? हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये तक बात एक्सेप्ट किया है, आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना है, साइन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द साइन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नेचर आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट साइन इंडिया में रहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन कम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों इतना इंपॉर्टेंट साइन माना जाता है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। नीरव मोदी का नाम सुना है किसी ने? नीरव मोदी कौन है? कौन सुना है क्या इसका नाम? नीरव मोदी मस्त आदमी तो है, सॉरी। नीरव मोदी किसके रिलेशन में सुना है? कुछ तो पता होगा। हाँ, किसके? जोर से बोलो। कुछ फ्रॉड हुआ था, राइट? अब क्या फ्रॉड किया था इसने, देखो, और ऑडिटर्स ने पकड़ा भी इनका फ्रॉड। बहुत मस्त फ्रॉड है, ध्यान से देखो। बैंकिंग इंडस्ट्री में ना एक कंसेप्ट होता है नोन एज बीजी या एलसी। इसमें क्या होता है ना, गारंटी देती है बैंक। बैंक क्या देती है? गारंटी, कि अगर इसने पे नहीं किया ना तो मैं पे करूंगा। कौन गारंटी देता है ऐसा? बैंक। कौन देता है गारंटी? अब डू यू थिंक बैंक ऐसे ही किसी को भी गारंटी दे देगा? तुम बैंक हो, ठीक है, तुम ऐसे ही गारंटी दे दोगे क्या कि चल इसने पैसा नहीं दिया ना तो मैं दूंगा? क्या करोगे तुम बिफोर गिविंग अ गारंटी? सॉरी, सिर्फ भरोसे पे? तेरा बोलना भरोसे पे तू गारंटी दे देगा? टर्म्स ऑफ क्रेडिट चेक करके, हाँ करेक्ट। ऑब्वियसली एक पुराना बॉन्ड होना चाहिए, और क्या बोल रहा था तू? पास्ट रिकॉर्ड्स अच्छे होने चाहिए, करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही मिस कर रहे हो। कोलैटरल, कोई असेट गिरवी रखो, कोई चीज गिरवी रखो बैंक के पास, तो ही बैंक गारंटी देगा, वरना गारंटी देगा क्या? तुम दोगे क्या यार गारंटी अपने दोस्त का? ये 100 करोड़ देगा, हाँ, मैं नहीं दूंगा तो ये दे देगा। ऐसा कोई करेगा क्या? कोई गारंटी देगा क्या? कोलैटरल होना चाहिए। अब यहाँ पे नीरव मोदी का स्कैम, मस्त स्कैम है, बहुत ध्यान से सुनना। नीरव मोदी, ड्राइंग इग्नोर करना, ठीक है। एंड दिस इज पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक का नाम सुना है ना? पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। एंड एक सिंगापुर की कंपनी। नीरव मोदी इज अ डायमंड मर्चेंट। डायमंड मर्चेंट क्या होता है पता है? डायमंड्स खरीदते बेचते ये लोग, ठीक है। अब नीरव मोदी ने क्या किया? नीरव मोदी को सिंगापुर कंपनी से डायमंड्स खरीदना है। क्या खरीदना है? डायमंड्स, लेकिन उधार पे। वो क्या बोल रहे हैं यार, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं उधार पे दूंगा, मतलब मैं तुझे ये पैसा 1 महीने बाद भी पे करूंगा। कौन बोल रहा है ऐसा? नीरव मोदी, ठीक है। लेकिन सिंगापुर कंपनी ने बोला भाई हमको तेरे पे भरोसा नहीं है, तू एक काम कर, तेरे गवर्नमेंट से कोई भी बीजी लेके, तेरे कोई भी गवर्नमेंट बैंक से बीजी, बीजी इज बैंक गारंटी, मतलब अगर तूने पे नहीं किया तो हमको कौन पे करेगा? बैंक।
नीरव मोदी ने अगर सिंगापुर कंपनी को पे नहीं किया तो कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब नीरव मोदी गया पीएनबी के पास 100 करोड़ का बीजी लेने। कितने का? ये फिगर्स एक्चुअल है, आई एम नॉट, मैं इसको हाइपरबोली करके नहीं बता रहा। ये एक्चुअल में कितना था? 100 करोड़। 100 करोड़ का बीजी लेके गया। पीएनबी ने बोला 100 करोड़ के एसेट्स दे, उसने दे दिए 100 करोड़ के एसेट्स। ठीक है, और पीएनबी ने बीजी दे दिया नीरव मोदी, और नीरव मोदी ने वो बीजी पास ऑन कर दिया सिंगापुर कंपनी को। सिंगापुर कंपनी से उसको क्या मिल गया? डायमंड्स मिल गया। मिले कि नहीं मिले डायमंड्स? हाँ मिल गए डायमंड्स। एक महीने बाद नीरव मोदी ने सिंगापुर की कंपनी को पेमेंट कर दी। नीरव मोदी ने क्या कर दिया? किसको पेमेंट कर दिया? तो बीजी का यूज आया क्या? यूज आया क्या? नहीं। यहां तक तो बेस्ट था ना, कुछ प्रॉब्लम था यहाँ पे? फ्रॉड अब स्टार्ट। अगली बार नीरव मोदी लेके गया प्रपोजल 200 करोड़, लेकिन असेट्स अभी भी 100 करोड़ के ही गिरवी थे। असेट्स अभी भी कितने गिरवी है? और पीएनबी ने दे दिया 200 करोड़ का बीजी। क्या पीएनबी ने देना चाहिए था? नहीं। मतलब पीएनबी भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है कि नहीं? 200 करोड़ का बीजी पीएनबी ने दे दिया। सॉरी, वही गिरवी रखे। टेक्निकली और 100 करोड़ के रखने चाहिए थे, नहीं रखे। मतलब पीएनबी भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है। 200 करोड़ का दे दिया, बट सुनो हुआ क्या? नीरव मोदी ने वो 200 करोड़ भी दे दिया सिंगापुर कंपनी, तो बेस्ट हो गया, बच गई पीएनबी। 200 करोड़ के बाद आया 400 करोड़। असेट्स अभी भी कितने गिरवी पड़े पीएनबी के पास? 100, लेकिन बीजी कितने का है अभी? 400। मतलब अगर नीरव मोदी ने सिंगापुर कंपनी को नहीं दिया तो बैंक को कितना देना पड़ेगा? 300 अपने जेब से डालना पड़ेगा, है ना? 300 नहीं, 300 करोड़। बट नीरव मोदी ने सिंगापुर कंपनी को 400 भी दे दिया। 400 के बाद आया 800 करोड़ का बीजी। कितने का? 800। मैं फिगर्स एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, दीज आर एक्चुअल फिगर्स। 800 करोड़ का बीजी दिया, नीरव मोदी ने वो भी पे कर दिया। अभी भी एसेट्स कितने के गिरवी पड़े? 100 का ही गिरवी पड़ा है। अब बीजी आया 1600 करोड़ का, नीरव मोदी ने वो भी पे कर दिया सिंगापुर कंपनी को। फिर बीजी आया 3200 करोड़ का, नीरव मोदी ने वो भी पे कर दिया। फिर आया 6400 करोड़ का, नीरव मोदी ने वो भी पे कर दिया। फिर आया 10,000 करोड़ का, नीरव मोदी ने वो भी पे कर दिया। और फाइनली आया 12,000 करोड़ का बीजी। नीरव मोदी भाग गया लंदन। नीरव मोदी कहाँ भाग गया? लंदन। पता है ना सब लोग क्यों भागते हैं? किसी को आइडिया क्यों भागते हैं? हाँ, वो हमारे ट्रीटी नहीं है उनके साथ। हमारे सारे के सारे जो भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स है वो वहां सेफ है, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन अपने पास ट्रीटी नहीं है, हम लोग उनको नहीं लेके आ सकते यहाँ पे। वहां पे भी अगर करता है ना कोई तो इंडिया आ जाएगा। अब 12,000 करोड़ का बीजी उसने सिंगापुर कंपनी को दिया, सिंगापुर कंपनी से डायमंड्स लिए एंड भाग गया। कहां भाग गया? लंदन। अब सिंगापुर कंपनी गई पीएनबी के पास, निकालो हमारे 12,000 करोड़। उन्होंने चेक किया, भैया हमारे पास तो 100 करोड़ ही बचे, हमारे पास तो असेट कितने के हैं? 100 करोड़ के, हम कैसे क्या 12,000? 11,900 करोड़ रुपया पीएनबी को खुद के जेब से देना है। समझ रहे हो? और वो लोग क्या कर रहे थे पता है? ये लायबिलिटी को डीले कर देते हम, अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे। ये 12,000 का इंटरेस्ट लग लग के वो 14,000 करोड़ हो गया। और फिर हुआ ऑडिट। ईयर एंड पे क्या हुआ? ऑडिट। ऑडिटर्स है, ऑडिटर ने बोले ये क्या है, इनको पे क्यों नहीं किया? और तब ये फ्रॉड सामने आया। तब समझा कि इंडिया में फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं। क्लियर? अब इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट बताओ, ये जो सिंगापुर कंपनी है ना, इट इज पार्टली ओन्ड बाय नीरव मोदी ओनली।
इसीलिए उसके ऊपर अभी सिविल केसेस नहीं है, उसके ऊपर अभी क्रिमिनल केसेस। पता है ना, कोर्ट में दो तरह के केसेस होते हैं, एक होता है सिविल केसेस, एक होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस मतलब तुमको जेल नहीं होगी, तुमको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा बट जेल नहीं होगी। क्रिमिनल केसेस जेल, फांसी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? समझ रहे हो? है कि नहीं इंटरेस्टिंग केस? बट ये कब सामने आएगा? जब ऑडिटर्स अपना काम अच्छे से करेंगे। जब ऑडिटर ने साइन किया है कोई बैलेंस शीट पर, तब वो बोल सकता है कि इसमें सब मैंने चेक किया। इसीलिए वो सीए के साइन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हो? पक्का? ऐसे बहुत सारे केसेस हुए इंडिया में, एन नंबर ऑफ केसेस हुए। विजय माल्या का नाम सुना है? हाँ, विजय माल्या। विजय माल्या का पॉडकास्ट सुना सबने? आई थिंक 4 घंटे का है कुछ, है 3-4 घंटे का है। सुनो, तुमको समझेगा कि इंडिया में अगर फ्रॉड भी करना है ना तो विजय माल्या जैसा करो कि ब्लेम दूसरों के ऊपर आना चाहिए, अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। बहुत मस्त केस है। किस किस ने नहीं सुना है अभी तक विजय माल्या का पॉडकास्ट? आई नो 4 घंटा बहुत बड़ा कमिटमेंट है, तुमको रील्स की आदत है, पर वो 4 घंटे का कमिटमेंट लो और दो उसमें, मजा आएगा तुमको। इज इट क्लियर? अकाउंटिंग प्लस टैक्सेशन प्लस ऑडिट, most of the chartered accountants in India are doing this thing. Accounting, जब तक अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम टैक्स निकाल सकते हो क्या? नहीं। अगर तुम टैक्स नहीं निकाल सकते हो तो टैक्स पे नहीं कर पाओगे गवर्नमेंट को। और टैक्स फाइंड आउट करने के लिए हम जाते हैं सीए के पास। सीए को बोलते हैं तू सब चेक कर एंड देन हमको बता कितना हमने प्रॉफिट कमाया, उस हिसाब से हमको टैक्स पे करना। मैंने ये केस बताया था मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स का। तुमने ब्लाइंडली भरोसा कर लिया यार कि हाँ इनका 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इनका 2,000 करोड़ का प्रॉफिट है। जब तुम किसका फाइनेंशियल्स पढ़ते हो, जैसे इसने बताया बैलेंस शीट P&L पढ़ते हो, कैसे तुमको ब्लाइंडली भरोसा आता है उसके ऊपर? क्योंकि तुमको पता है किसी सीए ने उसको साइन किया है तो उसने सब अच्छे से वेरीफाई किया। पर एक ना सीए भी बड़ा स्मार्ट है, सीए पागल नहीं, सीए बहुत स्मार्ट है। कितने लोग जियो यूज करते हो यहाँ पे? जियो मैक्सिमम, ठीक है, मोर देन अप्रॉक्स हाफ द क्लास यूजेस जियो। अच्छा, तुम कितने का रिचार्ज करते हो? साल का करते हो, महीने का, 3 महीने का? एवरेज कैसे करते हो सब लोग? महीने का? तू कैसे करती है? साल का? चलो मैं पकड़ता हूँ सबने साल का रिचार्ज एक साथ किया, ठीक है, अज्यूमिंग। मुझे बताओ जियो के कितने एक्टिव यूजर्स हैं? किसी को आइडिया? कितने लोग एक्टिवली जियो का सिम कार्ड इंडिया में यूज करते हैं? रफ फिगर, फिगर बताना। इट इज अप्रोक्सीमेटली 28 करोड़। अरे 60-70 करोड़ मीन्स इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है ना? उसमें कितने तो बच्चे, बच्चों के हाथ में थोड़ी फोन देंगे ना अपन, है ना? 28 करोड़ एक्टिव यूजर्स है। एक बात बताओ, एज ऑडिटर्स, एज चेकर्स, तुम सारे 28 करोड़ ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करोगे? करोगे क्या? नहीं करोगे। तो तुम कैसे बोल सकते हो यार रिलायंस जियो का स्टेटमेंट सब बराबर है, मैं साइन करता हूं? कर पाओगे क्या? नहीं। सो ऑडिटर बहुत स्मार्ट है। ऑडिटर क्या करता है? सैंपल बोलता है मैं 28 करोड़ नहीं चेक करूंगा, मैं सिर्फ 28 ही चेक करूंगा, और वो 28 का जो मेरा कंक्लूजन रहेगा मैं वो सब पे लगाऊंगा। जो 28 का कंक्लूजन आएगा मैं वो सब पे लगाऊंगा, और मेरे रिपोर्ट में भी वैसे ही लिखूंगा मैं कि मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूं कि एवरीथिंग इज करेक्ट। ऑडिटर अपने रिपोर्ट में कभी ये वर्ड यूज नहीं करता है मैंने जो चेक किया है ये सब चीजें करेक्ट है। वो वर्ड्स क्या यूज करता है पता है? ये ट्रू है एंड फेयर है। करेक्ट तो हमने बोला ही नहीं, हमने बोला सब ठीक है, सही है, हमने वर्ड यूज ही नहीं किया। एंड ठीक है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, इट इज वेरी, मतलब हर किसी का चेंज हो सकता है।
तुम बताओ यार, 28 करोड़ चेक करना पॉसिबल है तुम्हारे लिए? नहीं। सबने साल में एक रिचार्ज किया तो भी पॉसिबल नहीं है रे। ऑडिटर ना स्मार्ट होते हैं, सीएस बहुत स्मार्ट होते हैं, खुद को कैसे बचाना है ना उनको पता है ये चीज। इज इट क्लियर? समझ रहे हो सब लोग? ये 3 चीजें अगर तुम कॉमर्स में आए हो, कॉमर्स में हो, मे बी शुरुआत हम अकाउंट से करेंगे, तुम फ्यूचर में जो भी डिग्री लेते हो यार बोल सर ऑडिटर्स भी तो एक फ्रॉड वगैरह शामिल होते हैं ना, होते हैं। मैं देख, मी बीइंग अ सीए, मुझे मेरे कलीग्स के बारे में बुरा बोलना अच्छा नहीं लगता है लेकिन चोर लोग तो है। मैं बताने जाऊँ तो नासिक में भी बहुत चोर है? बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा हूँ। हमारे सीए को ना नोबल प्रोफेशन बोला जाता है, सुना है ऐसा? इट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। हम लोग काम करते हैं और फिर पैसा लेते हैं, कुछ नोबल नहीं है अभी, सब चोर है। वेरी ट्रू पॉइंट। लेकिन नाम लेके थोड़ी बताओगा इसने चोरी की उसने चोरी की। समझ लो, जिन्होंने अच्छा काम किया मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। क्लियर? समझ रहे हो? ठीक। अब हम लोग जब भी 11 स्टार्ट करेंगे, 11th में स्टार्टिंग से अकाउंट्स रहेगा, फिर डिपेंड करता है तुम आगे कौन सा कोर्स लेते हो। कोई भी कोर्स लो आगे, इट मे बी सीएस, सीएस, सीएमए, कोई फॉरेन का कोर्स लो, कोई ग्लोबल कोर्स लो, तुम एलएलबी जाओ, ये 3 चीजें कहीं ना कहीं आने ही वाला है। Sooner or later, one of these three things में ही तुमको स्पेशलाइजेशन रहने वाला है। आई होप समझ रहे सब। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, याद है कि नहीं? इसके अलावा अच्छा एक बात बताओ, वन मोर थिंग, जस्ट तुमसे जानना चाहता हूँ, जो भी जियो का ऑडिटर रहेगा, जो भी रहेगा, तुमको लगता है वो खुद एक एक चीजें वेरीफाई करता है? नहीं। क्या वो? ये बड़ी टीम होती है, कम से कम 100-200 लोगों की टीम होगी, बट ऑब्वियसली 100-200 लोगों में ही इज रिलाइंग ऑन हिज टीम। वो अपनी टीम पे भरोसा कर रहा है, और अगर उसकी टीम ने गलती की, लायबल कौन होगा? वो या उसकी टीम? वो खुद होता है। इसलिए अपना टीम भी सिलेक्ट करते हो ना, बहुत स्मार्टली करो, ऐसे ही नहीं सिलेक्ट करना है, स्मार्टली सिलेक्ट करो। समझ रहे हो ये बात? पक्का 100%। इंडिया में ना स्टार्टअप्स को लेके बड़ा भी फैन आ चुका है, हम भी स्टार्टअप करेंगे, इस तरह का स्टार्टअप हो। क्यों आया ये, किसी को आइडिया? कोई बिजनेस कोई जॉब करना ही नहीं चाहता है, हर किसी को अपना कोई स्टार्टअप करना है। क्या रीजन है इसके पीछे? सॉरी, प्रॉफिट और ऐसे किसके नीचे काम नहीं करना। किसके नीचे काम नहीं करना है? हाँ, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि तुम्हारा जनरेशन है, तुम्हारे एरिया का जनरेशन किसी का सुन के नहीं लेने वाला है ना? हम हमारे मर्जी के मालिक हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट का मस्त स्कीम आया है, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, स्टार्टअप्स डू नॉट पे टैक्स फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन है उसमें, बट मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ। स्टार्टअप्स डू नॉट पे टैक्स, समझ रहे हो? तो इसीलिए बहुत कंपनीज क्या करते हैं, स्टार्टअप जैसा रजिस्टर कर लेते हैं, भले पुराना धंधा करेंगे, बट उसको स्टार्टअप जैसा रजिस्टर कर लिया ना, टैक्सेस नहीं भरने भाई, हम बच गए। मेरा एक क्लाइंट है, सॉरी सर लाइक पहले 3 साल की जो कंपनी चलाई उसमें बहुत प्रॉफिट कमाया विदाउट टैक्स, कंपनी बन की फिर वापस बहुत लोग कर रहे हैं लूप होल्स तो इंडिया में भर भर के, और इंडियंस है ना यार हम लोग, फाइनली जुगाड़, अपने को पता है जुगाड़, वो इंडियंस के दिमाग में आता है। इंडिया का टैक्सेस का जो बुक आता है, या फिर एक्ट बोलते हैं हम जिसको, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, पता है कितना बड़ा है? नंबर ऑफ पेजेस में मुझे भी नहीं पता, बट काफी मोटी बुक है ऐसी, बहुत मोटी बुक है। तो बोलते हैं यूएस में इतनी बड़ी कंट्री है, उनका अपने से 25% में खत्म हो जाता है। क्यों? जुगाड़ू लोग नहीं ना वो लोग, अपन है। इसीलिए जहां से कम हमारा गवर्नमेंट रोक सकता है ना, वहां से रोकता है। वहां पे ऐसे है ही नहीं लोग, वहां पे एकदम प्लेन है, जो लिखा है एक्ट में वैसे ही करेंगे। हम लोग लूप होल ढूंढने को ट्राई करते हैं, समझ रहे हो? पक्का
इसीलिए ये 3 चीजें कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हमारे। ओके, किसी को कुछ डाउट्स है? और एल्स विल कंक्लूड। पक्का? ठीक, विल कंक्लूड टुडे।